हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं सीपीसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल पार्ट लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, जो है सेक्शन नंबर 11, रेस जुडिकाटा। देखिए, रेस जुडिकाटा का सीधा सा मतलब ये होता है कि कोई मामला अगर पहले से ही किसी केस के अंदर डिसाइड हो चुका है, DECIDED, डिसाइडेड, अगर पहले ही डिसाइड हो चुका है तो वापस से एक केस करके उसको फिर ट्रायल के अंदर नहीं लेके आया जा सकता। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो ए वर्सेस बी एक केस था, ठीक है ना। इसके अंदर बी भाई साहब जो है वो हार गए, ठीक है। अब क्या बी भाई साहब ऐसे कर सकते हैं क्या कि मैं बी वर्सेस ए का एक केस लेके आ जाऊंगा। अब हो सकता है कि इसमें मैं जीत जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? कि ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है जो सेक्शन नंबर 11 सीपीसी के अंदर दिया हुआ है कि अगर एक केस हुआ है और अगर मान लो कि दूसरा केस हुआ है, इन दोनों के अंदर अगर मान लो कि सिमिलरिटी है, दोनों अगर आइडेंटिकल केसेस हैं, सेम पार्टीज हैं, सेम लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह हैं, तो हम एक मुद्दे को या एक केस को एक बार सुनेंगे और एक ही बार डिसाइड करेंगे। हम बार हमारे पास में इतना टाइम नहीं है। आप बताइए, पहले से ही कोर्ट्स के अंदर इतने सारे मामले पेंडिंग पड़े हैं, फिर आप एक ही मुद्दे को अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से बार बार केसेस लेके आ जाएंगी तो ये बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास में एक डॉक्ट्राइन आती है जिसको कहते हैं IREST, इंटरेस्ट रिपब्लिका FINIS फिनिस लिथियम। ये जो डॉक्ट्राइन है ये कहती है इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन। एक अगर मुद्दा कोई चल रहा है, एक अगर कोई इशू चल रहा है, तो ये बेहतर होगा कि उसका कोई केस का कुछ फैसला आ जाए और वो जो फैसला है वो कंक्लूसिव हो, है ना। आपके पास में अगर ये अधिकार है कि आप अपील कर सकते हो तो आप अपील जरूर कर सकते हो। अगर आप मान लो कि ये जो बी भाई साहब यहाँ पे हार गए, इनको अगर पसंद नहीं आई कोई बात, तो ये क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अगर उनको अपील का अधिकार दिया गया है तो अपील कर सकते हैं। लेकिन ट्रायल कोर्ट बार बार एक ही मुद्दे को अगर वापस से फ्रेश तरीके से ट्राई करना शुरू कर देगी तो हमारे पास में नए मुद्दे तो सॉल्व हो ही नहीं पाएंगे, हम पुराने मुद्दों को ही लेके बैठ रहेंगे। इसीलिए ये सेक्शन नंबर 11 को एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट देखा जाता है सीपीसी का। और ये डॉक्ट्राइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इसका आंसर किसी एग्जाम में लिखेंगे तो ये आपको जरूर लिखना है, ठीक है। अब रेस जुडिकाटा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देखिए। रेस का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर। रेस का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर, कि कोई एक सब्जेक्ट मैटर है या कोई एक डिस्प्यूट है। और जुडिकाटा, जुडिकाटा का मतलब होता है इट इज बीन डिसाइडेड, वो पहले से ही डिसाइड हो चुका है। अब बार बार आप उस मुद्दे को वापस नहीं लेके आओगे, ठीक है ना। अब हम सेक्शन 11 के बारे में कुछ और एक इंपॉर्टेंट केस देखते हैं। एक केस है हमारे पास में, सुलोचना अम्मा वर्सेस नारायण का केस है। सुलोचना अम्मा वर्सेस नारायण, 1994 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। इस केस के अंदर ऑब्जेक्ट और बेनिफिट बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? ऑब्जेक्ट एंड बेनिफिट्स बताए गए हैं। किसके? रेस जुडिकाटा के। क्या है ये? कंक्लूसिवनेस देता है और फाइनलिटी देता है एक जजमेंट को या एक इशू को या एक एक मुद्दे को। एक मुद्दा अगर मान लो कि कंक्लूसिव और फाइनलिटी अगर हासिल कर लेता है तो उसको वहीं पे फिर खत्म कर दिया जाएगा, उसको बार बार चलाएंगे नहीं। ये इसका मेन जो है वो उसका ऑब्जेक्ट और बेनिफिट है। अब हम देखते हैं कि इसको बेयर एक्ट के अंदर कैसे लिखा गया है, क्या बोला गया है। देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा सेक्शन नंबर 11, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे प्रोविजन किया गया है। यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए, नो कोर्ट शैल ट्राई, कोई कोर्ट ट्राई नहीं करेगा। मतलब पहले से ही अगर एक मामला डिसाइड हो चुका है तो दूसरी कोर्ट के अंदर अगर मान लो एक और मामला वैसे ही चल रहा है तो ये ट्राई ही नहीं करेगा, ये है ना। इंस्टीट्यूट आप कर सकते हो, देखो इंस्टीट्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही इंस्टीट्यूट हो जाएगा ना, यहाँ पे जो इंसान जीता है वो आके कह देगा सर ये केस तो पहले ही डिसाइड हो चुका है, तो आप ये वाला केस को है ना मतलब एक्सेप्ट मत करो। तो ये सेक्शन नंबर 11 यहाँ पे लग जाएगा और ये रेस जुडिकाटा के तहत क्या हो जाएगा, ये सूट रुक जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कहा है, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू। सूट का मतलब क्या हो गया, कोई केस है, या इशू का मतलब है केस के अंदर बहुत सारे मुद्दे होते हैं, तो ये मुद्दे के बारे में बात कर रहा है, ये केस के बारे में बात कर रहा है, मुद्दे के बारे में बात कर रहा है। विच
is the matter directly and substantially in issue, has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties। देखिए वो सूट जो है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू था फॉर्मर सूट के अंदर। फॉर्मर सूट का मतलब है इस केस के अंदर ये पहले ही मामला चला था, सेम पार्टीज थे। अब सेम पार्टीज के अंदर याद रखना कि सेम पार्टीज के अंदर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल होंगे। फॉर एग्जाम्पल ए वर्सेस बी है, ठीक है। अब ये बी भाई साहब मान लो हार गए, ठीक है। अब बी भाई साहब हार भी गए और कुछ टाइम बाद में मान लो 1 साल के बाद में ये बी भाई साहब जो है ये स्वर्ग से हार गए। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द बी जो हैं वो केस लेके आ जाएंगे ए के खिलाफ कि चलो भाई इस बार हम जीत के दिखाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ये मामला पहले से ही कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा अगर डिसाइड हो चुका है तो आप वापस से केस नहीं ला सकते हैं। वो पार्टीज के अंदर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी इंक्लूड होंगे। मतलब एक केस जो है मान लो कि ए और बी ने कोई केस लड़ा था, अच्छे तरीके से केस लड़ा, कोई हार गया तो उसका बेटा अब केस नहीं लेके आ सकता, उसके बच्चे केस नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना। ये है। और बिटवीन द पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल भी सेम है इन अ कोर्ट कंपिटेंट। वो जो पहला वाला जो केस डिसाइड करने वाला जो कोर्ट था वो कंपिटेंट होना चाहिए, ठीक है। हम दोनों का मामला जो है वो एक कोर्ट के अंदर गया था और कोर्ट कंपिटेंसी रखता था, उसके पास में ज्यूरिसडिक्शन था, उसने ट्राई किया, उसके बाद में एक फैसला सुनाया, वो फैसला जो है वो कंक्लूसिव माना जाएगा, वो अब फिक्स हो गया है ना। बाद में उसको वापस से सब्सिक्वेंटली रेज नहीं किया जाएगा। अगर मान लो इट हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट, उस कोर्ट ने उसको फाइनली हर्ड किया है। देखो हर्ड किया है का मतलब क्या हुआ, हर्ड किया है का मतलब है कि एक प्रॉपर ट्रायल चला होगा, है ना, जहां पे एविडेंसेस लिए गए होंगे दोनों पार्टीज के, कोर्ट ने अपना जुडिशियल माइंड मतलब लगाया होगा और उसके बाद में जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद में उन्होंने एक फैसला दिया जो क्या माना जाएगा, कंक्लूसिव एंड फाइनल माना जाएगा। अब आपके पास में वापस से ये ऑप्शन नहीं है कि चलो मैं वापस खुलवा लेता हूं क्योंकि मैं हार गया था। अगर आपके पास में अपील का अधिकार है तो आप अपील कर लीजिए, लेकिन आप वापस से उस केस को वापस नहीं चला सकते हैं अंडर सेम टाइटल, जहां पे सेम इशू है, डायरेक्टली सब्सटेंशियली सेम है, या सूट या इशू सेम है। ये इसका एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास में 8 एक्सप्लेनेशंस हैं। देखिए 1 से लेके 8 एक्सप्लेनेशंस हमारे पास हैं। अब ये एक्सप्लेनेशन जो है मैं आपको शॉर्ट में एक इजी लैंग्वेज के अंदर समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, देखिए एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट। अब देखिए फॉर्मर सूट का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एक केस है जो कब इंस्टीट्यूट किया गया था, जनवरी के अंदर। एक केस है जो अप्रैल के अंदर किया गया है। अब फॉर्मर देखने से तो आपको क्या लग रहा है, ये वाला फॉर्मर देखने से लग रहा है, लेकिन फॉर्मर ये नहीं लिया जाएगा, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन नहीं देखा जाएगा, डेट ऑफ डिसाइड देखा जाएगा। देखिए डेट ऑफ डिसाइड देखा जाएगा। मान लो ये पहले डिसाइड हो गया, अगर ये पहले डिसाइड हो गया तो इस केस के ऊपर फिर जजमेंट नहीं आ सकता, ये केस फिर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्यों कि फॉर्मली इंस्टीट्यूटेड सूट नहीं, फॉर्मली डिसाइडेड। मतलब फॉर्मल सूट का मतलब ये है कि एक केस पहले ही डिसाइड हो गया। अगर एक केस पहले ही डिसाइड हो गया तो हम उस केस का जजमेंट जो है उसको फाइनल मान लेंगे, है ना। ये एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर जो बात लिखी हुई है वो क्या है, देखिए फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द कंपिटेंसी ऑफ द कोर्ट। देखिए इसके अंदर ये बोला गया है कि जो कोर्ट कंपिटेंट होना चाहिए, मतलब मान लो कि ए वर्सेस बी है और ये बी भाई साहब जो है हार गए। अब वापस से बी वर्सेस ए नहीं हो सकता, यही तो रेस जुडिकाटा का रूल कहता है ना। अगर मान लो कि ये वाली जो कोर्ट है जिसने ये डिसाइड किया, ये अगर कंपिटेंट कोर्ट थी, कंपिटेंट मतलब टेरिटरी, पेक्यूनरी और सारे टाइप के जुरिडिक्शन उसके पास में थे, वो सुन सकती थी, पूरा अधिकार था उसका सुनने का, तो बाद में हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसका अपील का अधिकार का है। मतलब कंपिटेंसी ऑफ द कोर्ट जो है वो आपका अपील कहां लाई करेगा इसके ऊपर डिसाइड नहीं होगा, वो उसके प्रॉपर जुरिडिक्शन के ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि वो कोर्ट क्या प्रॉपर जुरिडिक्शन रखता था। अगर वो प्रॉपर टेरिटरी या पेक्यूनरी जुरिडिक्शन या सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन रखता है तो हम ये मानेंगे कि ये कंपिटेंट कोर्ट है, और उसने एक बार अगर मामला कोई डिसाइड कर दिया तो वो जो जजमेंट है वो कंक्लूसिव एंड फाइनल माना जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन 3 देखिए क्या कह रहा है। एक्सप्लेनेशन 3 जो है वो इशू के बारे में बात कर रहा है। इशू का मतलब ये है, देखिए इशू का मतलब क्या होता है, एक मुद्दा, है ना। देसी भाषा में बोलूं तो एक पंगा होना चाहिए भैया आपके बीच में। अगर मान लो ए कह रहा है ये प्लॉट मेरा है, बी कह रहा है ये प्लॉट बी का है,
तभी तो बीच के अंदर एक पंगा होगा। नहीं तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये प्लॉट मेरा है, आप भी कह रहे हैं कि ये प्लॉट जो है वो मेरा ही है, मतलब जो पढ़ा रहा है उसी का ही है, तो फिर हमारे बीच में कोई मुद्दा ही नहीं रहा, है ना। तो हमें क्या बोलना है कि हमारा बीच में कंट्रोवर्सी है। देखो पॉइंट नंबर 3 है ना, देखिए ये ए बी सी, ये सी है, देखिए एक्सप्लेनेशन 3 को सी मानो। सी से याद रखना कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी से याद रखना इशू। एक मुद्दा हमारे बीच में एक कंट्रोवर्शियल इशू होना चाहिए, जो हम दोनों कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ये बात है, आप कह रहे हैं नहीं ऐसी बात नहीं है सर, ऐसी बात है। तो थर्ड जो है वो इशू के बारे में बात कर रहा है। इस पूरे का क्रक्स ये है कि हम दोनों के बीच में एक कंट्रोवर्सी, एक इशू, एक पंगा, एक डिस्प्यूट होना चाहिए, बस इतना याद रखना। फिर एक्सप्लेनेशन 4 जो है वो ये बोलता है, ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के बारे में बात करता है। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखिए कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, ये एक्सप्लेनेशन 4 बोलता है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल के साथ में बताता हूं। ये देखिए एक हस्बैंड एंड वाइफ का एक केस चल रहा है, ठीक है ना। ये हस्बैंड वर्सेस वाइफ का एक केस चल रहा है। अब वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर एक केस किया था, जिसके अंदर उसने बोला था कि इसने मेरे साथ में क्रूअल्टी करी है, ठीक है। किसी भी कारणवश ये हस्बैंड जीत जाते हैं, क्रूअल्टी साबित नहीं होती है, ये हस्बैंड जीत जाते हैं। अब वाइफ को बुरा लग रहा है। अब वाइफ क्या कह रही है, नहीं मैं एक काम करती हूँ, मैं इनके ऊपर ये भी आरोप लगा देती हूँ कि इन्होंने एक सेकंड वाइफ रख ली है, ठीक है ना। अब उन्होंने फिर एक केस किया, हस्बैंड वर्सेस वाइफ। हस्बैंड के ऊपर एक और केस कर दिया गया है, वाइफ वर्सेस हस्बैंड का, कि इन्होंने क्या किया है, एक सेकंड वाइफ रखी है। अब फिर ये डिसाइड हुआ, अब फिर मान लो कि है ना वाइफ हार गए, अब इन्होंने कुछ तीसरा मुद्दा लेके आ गए। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है, ये कह रहा है कि भाई देखो, आपको आज तक जितनी प्रॉब्लम है अपने हस्बैंड के साथ में, आप ये सारे मुद्दे कंबाइन करके एक साथ में एक ही सूट के अंदर लेके आओ। आप बार बार ये मत करो। जैसे मतलब होता है ना कि कई बार किसी आदमी को मान लो हमें हराना ही है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक मुद्दा ढूंढते हैं, एक मुद्दे पे हमारी दाल गली नहीं, फिर हम क्या करेंगे, दूसरा मुद्दा लेके आएंगे, दूसरे मुद्दे में भी दाल नहीं गली, फिर हम तीसरा मुद्दा लेके आएंगे। तो क्या कोर्ट क्या आपके लिए बैठे रहेगी? नहीं। आपको जो भी बातें करनी है, जो भी आपका डिस्प्यूट है, जो भी आपका प्रॉब्लम है, वो सारा आपको एक ही प्लेंट के अंदर लेके आना है। तब हम आपकी बात को सुनेंगे, हम एक साथ में उसको डिसीजन देंगे, और वो डिसीजन जो होगा वो कंक्लूसिव एंड फाइनल होगा। बार बार आप कोर्ट के पास में आके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर मान लो कि हस्बैंड जो है वो पहले क्रूअल्टी करता था, और वाकई में अगर बाद में वो मतलब एक सेकंड वाइफ रख रहा है, तो अगर ये मुद्दा सही है और बाद में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, तो ये जरूर वाइफ जो है उसके पास में ऑप्शन है कि वो एक दूसरा केस लेके आ सकती है। लेकिन अगर एक ही टाइम के अंदर वो बोल रही है कि मुझे साल भर पहले क्रूअल्टी करी गई थी, और उसके बाद में वो हार गई, फिर कह रही है साल भर पहले इसने सेकंड वाइफ भी रखी थी, तो आप उस टाइम क्या कर रहे थे? उसी टाइम आपको ये चीजें भी बतानी चाहिए थी ना। आप अब वो मुद्दे क्यों लेके आ रहे हो? अब मुद्दे भी लेके आ रहे हो तो वो अब वीक एविडेंसेस हो जाएंगे, एविडेंसेस भी हमारे पास में नहीं होंगे। तो ये बोलता है जो भी बोलना है वो एक साथ में बोलना है। अब इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। देखिए मान लो कि मैं एक मालिक मकान हूं, मेरा एक किराएदार है, उसका 8 महीने का किराया जो है वो बाकी रहा हुआ है ना। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि एक बार 4 महीने के केस कर देता हूं। मैंने एक 4 महीने का केस कर दिया, ए वर्सेस बी के अंदर, ए वर्सेस बी के अंदर मैंने 4 महीने का केस कर दिया, मैं जीत गया। अब मैंने बोला सर इसी टाइम का वापस से एक केस करना है मुझे, ए वर्सेस बी, 4 महीने का और केस करना है मुझे। वो कहेंगे भैया 4 महीने 4 महीने 8 महीने का पहले से ही केस डाल देते ना, आपने 4 महीने का केस किया, इसका मतलब हम क्या मानेंगे कि बाकी 4 महीने का आप वेव कर रहे हो। तो ये बात आपको याद रखनी है कि आप जब एक केस को दायर करते हो तो आपको सारी चीजें एक साथ में, उसके अंदर सारे मुद्दे, अपनी सारी परेशानियां, सारे दुखड़े उसके अंदर लिखने हैं। अगर आपका कोई भी दुखड़ा उसके अंदर मिस हो गया और कोर्ट ने अगर आपको प्लेंट अमेंड करने की अगर ऑप्शन नहीं दिया, तो फिर यह माना जाएगा कि आपने वो क्लेम को छोड़ दिया है। ये बोलता है एक्सप्लेनेशन नंबर 4। अब देखिए एक्सप्लेनेशन 5 जो है वो ये बोलता है कि एक अगर मान लो आपको कोई रिलीफ नहीं दिया गया है, इसका मतलब है वो रिफ्यूज कर दिया गया है। यहां पे आर के बारे में बात की गई है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी किसी के ऊपर केस किया, ए वर्सेस बी, है ना। मैं ए हूं, मैंने बी के ऊपर केस किया कि सर मुझे 5,000 रुपए दिलाओ, ये 5,000 रुपए मैंने उधार दिए थे वो दिलाओ, प्लस मुझे ब्याज दिला दो 500 रुपया, ठीक है। अब जब कोर्ट ने सब कुछ सुनने के बाद में कोर्ट ने यह फैसला दिया कि बी जो है वो ए को 5,000 रुपए दे देगा, और इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है। तो
तो ये माना जाएगा कि ये जो 500 रुपए का जो इंटरेस्ट अमाउंट मैं मांग रहा हूं इसको रिफ्यूज कर दिया गया है। अब मैं वापस से केस लेके आके नहीं कह सकता हूं सर आपको याद है सर आपने मुझे 5,000 रुपए तो दिला दिए थे, वो जो 500 रुपए इंटरेस्ट का आपने मुझे दिलाया नहीं था, तो इसके लिए मैं दूसरा केस लेके आ गया हूं। नहीं भैया, एक बार एक मामला अगर इशू जो है वो केस के अंदर आपने रख दिया, कोर्ट ने उसको सुन लिया, उसके बाद में जजमेंट दिया है, उस जजमेंट के अंदर अगर मान लो कोई रिलीफ, मल्टीपल रिलीफ में से कोई एक रिलीफ आपको नहीं दी है, तो ये मान लेना कि आपको वो जो रिलीफ नहीं दी है वो रिफ्यूज कर दी गई है। अब एक्सप्लेनेशन 6 देखिए क्या बात करता है। ये पीआईएल के बारे में बात करता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या लीगल रिप्रेजेंटेटिव के सूट के बारे में बात करता है। देखिए, ये एक पब्लिक राइट या किसी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के अंदर अगर मान लो हम कोई केस लड़ते हैं उसके बारे में बात करता है। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे न्यूमरस बहुत सारे घर हैं, ठीक है। अब इन सारे सोसाइटी वालों ने मुझे बोला, मैं कौन हूं, मैं ए हूं, मुझे बोला कि भाई देखिए यहाँ पे आसपास कोई टोल वगैरह का काम चल रहा है, तो टोल से हमें दिक्कत हो रही है, तो आप एक काम करो, आप सरकार के खिलाफ क्या करो, ये गवर्नमेंट के खिलाफ आप एक केस कर दो, ठीक है ना। मैंने जाके और सबको रिप्रेजेंट किया और मैंने एक केस कर दिया। अब ये सबको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हूं। हम हार गए, किसी कारणवश हम हार गए, तो अब ठीक है भाई, अब मैं हार गया तो मैं साइड में हो गया। अब इन्होंने क्या डिसाइड किया कि नहीं, अब एक काम करते हैं, बी को लेके आ जाते हैं। इसी सोसाइटी का एक आदमी बी है, अब वो फिर केस करने को आ गया भाई साहब कि नहीं, अब फिर ये भी हार गए। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा अच्छा तू भी हार गया क्या, चलो यहां से एक और आदमी को ले आते हैं, सी को। ऐसा क्या मामले चलते ही रहेंगे क्या? नहीं। अगर मैं खुद को या दूसरे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इंक्लूडिंग पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर, एक बार एक मामला कंपिटेंट कोर्ट ने सुन लिया, डिसाइड कर लिया, वो जो जजमेंट होगा वो फाइनल माना जाएगा अनटिल एंड अनलेस कोई और सब्सिक्वेंट कॉज ऑफ एक्शन अराइज ना हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब एक्सप्लेनेशन 7 जो है वो इतनी सी बात कहता है, देखिए शॉर्ट के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये वाला रेस जुडिकाटा है ना, ये एग्जीक्यूशन के प्रोसीडिंग के ऊपर भी लागू होगा। एग्जीक्यूशन के प्रोसीडिंग के ऊपर भी ये वाला लागू होता है। अब एक्सप्लेनेशन 8 देखिए क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन 8 जो है वो पहले से नहीं था। एक्सप्लेनेशन 8 जो है वो 1976 के अंदर ऐड किया गया है। 1976 के अंदर ऐड किया गया है, और ये केस है गोपीनाथ वर्सेस भगवंत प्रसाद। गोपीनाथ वर्सेस भगवंत प्रसाद का एक केस है, उसके अंदर इसको बहुत अच्छी तरीके से मतलब डिफाइन किया गया है, इसको समझाया गया है। इसका मतलब ये है कि जब एक कोर्ट के अंदर मैं एक मामला लेके आया था, अगर वो कोर्ट उस टाइम कंपिटेंट थी, तो बाद में हम ये नहीं देखेंगे कि उसका मतलब दूसरी कोर्ट कंपिटेंट है या नहीं है। इसको मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। देखिए, ये एक्सप्लेनेशन 8 जो है, ये मैं आपको एक अच्छे तरीके से समझाने के लिए एक स्लाइड ले लेता हूं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरा एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। ये पीस ऑफ लैंड है, ये मान लो कितने रुपए का है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ये 1000 रुपए का है, ये 1000 रुपए का है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि ए वर्सेस बी के अंदर इसके ऊपर कोई और कब्जा करने की कोशिश कर रहा था या कब्जा किया हुआ था, तो मैंने ए वर्सेस बी का एक केस किया, और सूट की वैल्यू कितनी है 1000, और मैंने कोर्ट के अंदर ये मामला लेके गया, ठीक है ना। कोर्ट के अंदर ये मामला लेके गया, इसका जो भी डिसीजन हुआ है ना, वो मान लो मेरे फेवर के अंदर नहीं हुआ। अब मैंने क्या किया कि 1 साल रुका। 1 साल रुकने के बाद में क्या हुआ, इस प्लॉट के पास में एक बहुत अच्छा मॉल कंस्ट्रक्ट हो गया है, बहुत अच्छा मॉल कंस्ट्रक्ट हो गया है, या मान लो कि कोई हाईकोर्ट आ गया, या कुछ भी, मान लो एयरपोर्ट आ गया, कुछ भी आ गया। इस जो लैंड की वैल्यू है अब 1000 नहीं रही, अब इस लैंड की वैल्यू बहुत सारी बढ़ गई है। अब इसकी वैल्यू मान लो 50,000 हो गई है ना, 50,000 हो गई है। अब ये जो था, ये एक छोटा कोर्ट था। छोटा कोर्ट का मतलब है जिसका पेक्यूलियरी जुरिडिक्शन कम था। अब क्या मैं यही मुद्दा साल भर के बाद में, ये डिसाइड हो चुका है, अब क्या मैं साल भर के बाद में ये मुद्दा जो है बड़ी कोर्ट के पास में लेके जा सकता हूं, ये कहते हुए कि सर उस टाइम तो इसकी वैल्यू 1000 रुपए थी ना, तो 1000 वाले कोर्ट में मैं गया था, अब इसकी वैल्यू 50,000 हो गई है, तो अब मैं बड़ी कोर्ट के अंदर आ गया हूं। अब बड़ी कोर्ट के अंदर वापस से ए वर्सेस बी का केस चलाओ, और 50K के हिसाब से मेरी वैल्यू को करके, और अब डिसाइड करो, क्योंकि पहले तो मैं हार गया था, अब मैं वापस से जीतने के लिए आया हूं।
ऐसा नहीं हो सकता है। वही बात है कि जो जब आपने ये केस चलाया, जब आपने ये पर्टिकुलर केस चलाया, तब जो कोर्ट के अंदर आप गए थे वो कंपिटेंट है या नहीं है वो उसी टाइम देखा जाएगा, बाद में सब्सिक्वेंटली नहीं देखा जाएगा। कुल मिला के क्रक्स यही है एक्सप्लेनेशन नंबर 8 का, कि जब पहला सूट ए वर्सेस बी आपका चल रहा था, तब वो कोर्ट कंपिटेंट था या नहीं था? अगर इसका आंसर यस है तो बस इसने जो आपको फैसला सुनाया वो क्या है, वो कंक्लूसिव है एंड फाइनल है। आप अब ये नहीं कह सकते हैं कि अब इसकी वैल्यू बढ़ गई है तो मैं अब दूसरे कोर्ट के अंदर यही मामला लेके आऊंगा, नहीं, ये बार्ड बाय रेस जुडिकाटा माना जाएगा। ठीक है, अब मैंने अपने तरीके से कोशिश करी थी इस सेक्शन को बहुत इजी बनाने का। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। थैंक यू। मैं ऐसे ही वीडियोस और लेके आता रहूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।